हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वणक्कम। मेरा नाम तौफिक नेक आई चैनल में आपको फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई नीट इसलिए कराता हूँ। अब तक हमने कई तरह के टॉपिक से डिस्कस किया है, लेकिन इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन आपका जो यूनिट है सेकंड था, तो फर्स्ट पीयू में उसे हम डिस्कस करेंगे। आज कौन सा है? मोशन in a plane. First of all, as I said, before you are going to discuss anything in chapter, you just want to know what you will learn in this chapter. The title itself saying what you will learn in this chapter. What? Simple. What do you mean by motion? Motion, just simple. A subject or a object just moving from point A to point B is called motion. कुछ मोशन हो रहा है, लूज मोशंस नहीं, कुछ मोशंस हो रहे हैं। मोशन क्या बोलते हैं? मोशन जस्ट लाइक दिस मार्कर, ये दिस मार्कर इज एट पोजीशन ए एंड नाउ दिस इज मूविंग टू दिस पोजीशन बी। ओके, इट्स कैरिंग दिस पोजीशन बी। क्या हुआ? इज अ मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मोशन। ओके, मोशन इन विच? इन प्लेन। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन? व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन? Just simple. In the last chapter, you learned motion in straight line, which means that in the chapter you have only motion in straight line, either front or back, like front or else back. But in plane, you will have motion like four types: front, up, back, down. And so further you can discuss in more like in three-dimension motion, like front, back, थ्री डायमेंशन, आगे पीछे सामने ऊपर नीचे आजू बाजू इस तरह। लेकिन मोशन इन प्लेन में क्या होता है? मोशन इन प्लेन में जस्ट सिंपल चार तरफ का मोशन आएगा। एक देखिए, चार, ये एक प्लेन है ना, प्लेन हो गया प्लेन। अब एक पार्टिकल है, अगर ये यहाँ पर एक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल के कितने रेस्पेक्टिव मोशंस होंगे? जस्ट सिंपल लाइक आइदर ये मोशन होगा, आइदर ये, आइदर ये, आइदर ये। अगर हुआ तो क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन ये पार्टिकल इस तरह का मोशन नहीं कर सकते। फॉर सपोज सी दिस इज अ प्लेन। ओके, सपोज दिस इज अ प्लेन, दिस पार्टिकल, assume this as a one particle. This particle can move up, can this side, can this side, and even then this side, this side, this side, this side, this side. But this particle can't move in this side. Okay, this particle can't move this side or this side. This kind of motion is called motion in the plane. Simple यारो, प्लेन है। प्लेन क्या होता है? प्लेन टू डायमेंशन, उसके अंदर जो मोशन होगा उसे हम मोशन में प्लेन कहेंगे। इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे? लाइक हमें वेक्टर पता चलेगा, स्केलर वेरी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर स्केलर आपकी पूरी जिंदगी भर आपको हंट करता रहेगा वेक्टर स्केलर। अगर आप अब नहीं सीखे तो बाद में सीख लोगे आराम से, वेरी इजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लास्ट चैप्टर में हमने सीखा कि मोशन जो होगा वन डायमेंशन में अगर मोशन है तो वन डायमेंशन में अगर पार्टिकल का मोशन हो तो वो पार्टिकल कहां जाएगा? आइदर पॉजिटिव जाएगा, ओके, और एल्स क्या होगा? आइदर नेगेटिव जाएगा। जस्ट सिंपल लाइक एक स्ट्रेट लाइन में मोशन आएगा आइदर दिस साइड एंड दिस साइड। इसे क्या करेंगे हम? वन डायमेंशन। इस तरह के केसेस में आप हर एक चीज का एनालिसिस, फिजिकल क्वांटिटी का एनालिसिस वेरी इजीली कर सकते हैं। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी easily determine in one dimension you can easily determine physical quantity. Why? Because the particle or its object just move front or back. Okay, but when you come to two dimension or three dimension, you will have to think. अगर आप टू डायमेंशन थ्री डायमेंशन है तो आपको पता होना चाहिए कि हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट है भाई, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। यहाँ पर एक पार्टिकल जिस मोशन में मूव होगा उसे फाइंड करना कंपेयर टू वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। लाइक वन डायमेंशन में ये होगा, अगर अब टू डायमेंशन की बात लेंगे तो क्या होगा? टू डायमेंशन में प्लेन आएगा। प्लेन में क्या होगा? दिस तरफ, ऊपर नीचे, आजू बाजू, इधर बाजू आएगा। तब कंपेयर टू इसमें इजी से आप पार्टिकल फाइंड करेंगे, या इसमें इजी से आप पार्टिकल फाइंड कर सकते हैं। इसमें आप वेरी इजी से पार्टिकल फाइंड करेंगे। वही टू डायमेंशन में आपको क्या होगा? टू डायमेंशन में आपको पार्टिकल जो फाइंड करेंगे उसमें थोड़ा वेरी होगा। एंड इसी तरह थ्री डायमेंशन में अब भी वेरी होगा। थ्री डायमेंशन, इमेजिन दिस इज थ्री डायमेंशन,
थ्री डायमेंशन में क्या होगा, थ्री डायमेंशन अप होगा, डाउन होगा, जस्ट सिंपल। दिस इज थ्री डायमेंशन, अप होगा, डाउन होगा, इधर ये साइड होगा, ये साइड होगा, ये साइड, ये साइड, ये मेनी थिंग्स कैन हैपन। थ्री डायमेंशन ना, थ्री डायमेंशन में एक पार्टिकल को फाइंड करना वेरी मुश्किल होगा। किस तरह, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन particle is very hard to find, or object is very hard to find, very hard to describe a physical quantity. So to solve this problem, to describing a physical quantity in two dimension, three dimension, we use a small basic technique, a small basic thing which is known as vector, From this point, a new topic arises in this chapter, that is called scalars and vectors. What do you mean by scalar and what do you mean by vector? Before that, this is a very basic thing for your this chapter, like why we introduce vector to this. आपको हर एक चीज पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो चीज इधर क्यों इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरह के लिए हमें वेक्टर क्यों लाया है, क्योंकि इसके अंदर जो होगा, हमने वन डायमेंशन देखा कि प्लेन में फ्रंट एंड बैक होगा, आराम से पार्टिकल फाइंड करेंगे, लेकिन व्हेन यू कम टू थ्री डायमेंशन इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ पार्टिकल। सो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज वेक्टर। सो लेट अस कंटिन्यू बाय डिफाइनिंग स्केलर्स एंड वेक्टर्स। Very. So students, scalars and vectors. अरे भाऊ क्या है ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स? जस्ट सिंपल है रो। स्केलर देखो, ये जो स्केलर है ना, एक जरा फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जस्ट लाइक मास। There are few physical quantities which are very basic, like which follows the simple laws, like which described only by numerical values, only by numerical values, and follow basic rule, like basic rule of algebra, There are some physical quantities, very basic physical quantities, which describe only by numerical values, and which follows the rule of algebra. And students, main thing, what do you mean by rule of algebra? Just simple, rule of algebra means you can add simple, 2 plus 3 is equal to 4. This kind of you can add, or you can subtract, like 2 minus 3 is equal to minus 1, or you can divide. These are the basic laws of algebra. So scalars यानी क्या होता है? Scalars यानी definition. Scalars क्या होता है? First of all, scalars is a physical quantities which describe only the numerical values and follows basic law of algebra. Now let us discuss what do you mean by numerical values. Just simple, like take for example mass is equal to 5 kg. In this, it doesn't matter what is this value, it doesn't matter, okay? Only this thing, this numerical value is met. For suppose, let us take two masses, like mass A is equal to 50 kg, mass B is equal to 20 kg. Now, the product of these two scalar, assume this as scalar and this also as scalar. Okay. Now, the product of these two scalars will be like, what your answer? 50 plus 20 is equal to 70 kg. This is the product of scalar, and this is also a scalar. Always remember, the addition of scalar is scalar, the multiplication of scalar is also scalar. This kind of a definition. Now, if we come to the main definition, which is a very standard definition,
it will be like, what do you mean by scalar? Just simple. Scalar mean a physical quantity which has only magnitude but no direction is called scalar. Students, only physical quantity which has only magnitude. I discussed you what kg. I take mass as 50 kg. Now in this, what we are taking? We are just taking numerical value. It has 50 kg mass. See, 50 kg of mass. Mass is magnitude. इसका वजन कितना है भाई? वजन कितना है? For suppose this is a box which has magnitude, something weight, magnitude. This kind of, you are taking only magnitude but no direction. This kind of quantity is called as scalars. Now there are some basic example for scalars. Like scalars, you can easily select example of scalars. First of all, example of scalar: temperature. Is there is a direction for temperature? Temperature is a magnitude like 20 Kelvin, 20 Celsius. Your body का temperature, आपका body का जो temperature होता है वो एक 30 Celsius होगा. For suppose क्या उसका direction होगा? आपका temperature जो है इस जगह से इस जगह पर मूव होगा? नहीं होगा. पूरी body का सेम रहेगा ना. इस तरह temperature होगा. एंड उसी तरह आप मास जैसे मैंने कहा, एक क्वांटिटी का जो मास होगा वो 30 kg होगा. वो 30 kg ओवरऑल होगा ना. फॉर सपोज लाइक this is a physical quantity. For suppose this is a physical quantity which has something mass. The full mass at every position, this, everywhere the mass will be same, right? Okay, the mass will be same. It doesn't mean इसमें ऐसा नहीं होगा कि मास इधर तरफ 50 होगा, यूं फ्लो होगा. ऐसा नहीं होगा ना. यहाँ पर पूरी साइड मास सेम होगा ना. कई जगह पर 50 होगा और स्लोली फ्लो होकर 50 होगा. इस तरह नहीं होगा. हर एक प्लेस पर 50 होगा. सो मास भी मोशन नहीं करेगा. मास का भी डायरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? वो भी एक स्केलर होगा. एंड इट्स ओनली फिजिकल क्वांटिटी है. इसी तरह आप क्या लिख सकते हैं? वैल्यूम मैंने हमको पता है. वैल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. किसी भी चीज का वैल्यूम लेना हो तो क्या होगा? वैल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सर लेंथ का, ब्रेथ का, हाइट का डायरेक्शन होता है क्या? बच्चों जस्ट सिंपल. अगर ये लेंथ है, ओके, ये ब्रेथ इस तरह, ओके, ये जो लेंथ है एंड ये जो हाइट है एंड ये जो ब्रेथ है, इसका कोई डायरेक्शन है क्या यहाँ पर? जैसे कि ये लेंथ यहां से शुरू होकर ये लेंथ ए पोजीशन पे शुरू होकर ए पोजीशन पे जा रही है क्या? नहीं है. ये लेंथ है, हर एक जगह पर सेम है. इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है. तो क्या होगा? इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा ना. उसका फिजिकल क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि लेंथ एक पॉइंट पर स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पर मूव कर रही है. इसी तरह ये लेंथ भी यहां से स्टार्ट होकर यहां तक मूव नहीं करेगी. हर एक जगह पर लेंथ सेम हो. लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन नहीं है. जैसे कि इसमें क्या है? इसका एक लेंथ की वैल्यू आएगी. कैसे आएगी? एक 20 सेंटीमीटर इस तरह आएगी. लेकिन लेंथ को हम इस तरह डिफाइन नहीं करेंगे. 20 सेंटीमीटर इन नॉर्थ, 20 सेंटीमीटर इन साउथ, इस तरह लेंथ को हम डिफाइन नहीं करेंगे. ओके, ये हो गया लेंथ का, वैल्यूम का. एंड वैल्यूम के बाद क्या होगा? डेंसिटी भी आएगा. डेंसिटी कैसे आ गया? बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वैल्यूम. मैंने कहा था कि स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर इज इक्वल टू अगेन स्केलर. सो मास का क्या होगा? स्केलर. वैल्यूम का क्या होगा? स्केलर. सो स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर क्या होगा? स्केलर. सो डेंसिटी भी स्केलर होगा. Very easily, this kind of very formulas, this kind of example you can give. Now let us discuss some more vectors and add another example for this, like time. सर टाइम का तो होता है ना डायरेक्शन. बच्चों क्या टाइम का डायरेक्शन होता है? आप अगर एक घड़ी में देखोगे, आप जो घर में होती है घड़ी जो टिक 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 करेगी, उसमें क्या टाइम का डायरेक्शन होता है?
टाइम का डायरेक्शन नहीं होता उसके अंदर, जो उसके अंदर ये रहती है ना, टिक 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 टिक, जो घड़ी में काटा टिक टिक करेगा ना, वो कांटे का डायरेक्शन होगा, टाइम का डायरेक्शन नहीं होगा। अगर टाइम का डायरेक्शन होगा तो डिजिटल वॉच में भी डायरेक्शन होना चाहिए, नहीं होगा ना। सो टाइम का डायरेक्शन नहीं होगा, टाइम का वो एक स्केलर क्वांटिटी, लाइक टेम्परेचर मास वॉल्यूम डेंसिटी, टेम्परेचर मास वॉल्यूम डेंसिटी टाइम, ये सब एक स्केलर के कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए हम देखते हैं वेक्टर यानी क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? वेक्टर वेक्टर वेक्टर, ये पबजी में जो गन आते हैं ना वेक्टर, वो तो नहीं है, लेकिन उसी तरह हम इसे भी समझेंगे, उसी तरह हम इसे भी समझेंगे। पबजी विथ वेक्टर पबजी विथ वेक्टर। सर ये वेक्टर क्या है? सर ये वेक्टर क्या है? बच्चों फॉर सपोज इमेजिन करिए आप पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, आपको कोई भी गन नहीं मिली, तो आपको सिंपल छोटी सी गन मिल गई, वेक्टर गन, वही नाम है ना वेक्टर गन। आपने उस वेक्टर गन को लेकर शूट किया, गन लिया, शूट कर दिया, क्या होगा? उस अंदर से जो बुलेट आएगा, वो बुलेट आप किस डायरेक्शन में टारगेट करेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगा। आपका एनिमी वो साइड पर है, आपका एनिमी, ये वेक्टर गन है, एनिमी, बुलेट हो गया। बुलेट क्या जगह, बुलेट कुछ एक वेलोसिटी से स्पीड से मूव होगा, जैसे कि आपने एक डायरेक्शन पर रखा, शूट किया, बुलेट गया, शूट उसे लगा, मर गया। क्या होगा? बुलेट का एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका वजन भी होगा कुछ, एक 2 ग्राम्स, 5 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, कुछ तो वजन होगा, डिपेंड्स ऑन गन। सो 2 ग्राम्स की बुलेट जाके उससे शूट हुई एक डायरेक्शन में, और वो खत्म, टाटा बाय बाय। सो इसी तरह वेक्टर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? जस्ट सिंपल, फिजिकल quantity which has both magnitude and direction, and obey ट्रायंगल लॉ। और ट्रायंगल लॉ को हम इस तरह बोल सकते हैं, क्या है? पैरेललोग्राम लॉ। सर ये क्या है? जस्ट सिंपल, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर उसका एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वजन, समथिंग लाइक मैग्नीट्यूड जो होता है उसका एक मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड उसका एक डायरेक्शन है, तो क्या होगा वेक्टर। एंड उस वेक्टर को ट्रायंगल लॉ जो है वो सेटिस्फाई करना है, ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई करना ही है। अगर वो ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं बनेगा, अगर वो ट्रायंगल सेटिस्फाई करेगा देन ओनली इज कॉल्ड वेक्टर। सो इसमें किस तरह के एग्जांपल आएंगे? फॉर सपोज एग्जांपल, वेलोसिटी। सर वेलोसिटी कैसे आ सकता है? वेलोसिटी जस्ट सिंपल, वेलोसिटी में क्या होता है, अगर मैं मोशन इस पॉइंट से इस पॉइंट पर करूं तो मेरा कुछ वेट है, मेरा कुछ मास है, मेरी बॉडी का कुछ वजन है, एंड मेरा एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैंने इतना कवर किया, इतना मास से इतना कवर किया, मेरा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मैग्नीट्यूड है, मेरा एक मैग्नीट्यूड है, एंड मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या होगा? वेलोसिटी कवर होगा। वेलोसिटी को आप भी इस तरह लिख सकते हैं। सेकेंड वन क्या होगा? एक्सीलरेशन भी होगा। अरे भाई जब वेलोसिटी होगा तो एक्सीलरेशन को होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी बाय टाइम। देन इफ वेलोसिटी हैपेंस देन एक्सीलरेशन मस्ट आल्सो हैपन। सिमिलरली एक्सीलरेशन, वेलोसिटी यानी क्या होगा? वेलोसिटी जस्ट सिंपल, एंड एक्सीलरेशन क्या होगा? इस तरह हो गया वेलोसिटी एक्सीलरेशन। एंड थर्ड पॉइंट, थर्ड में कौन सा आएगा? वेलोसिटी हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, सर थर्ड कौन सा आएगा? थर्ड लाइक फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू ए इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। सो बच्चों अगर एक्सीलरेशन आ गया, इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड जो मास है
ये स्केलर क्वांटिटी है. But there is a formula. There is a thing like when you multiply scalar into vector, it will be vector. So it doesn't matter अगर इसका दो का भी मैग्नीट्यूड आएगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, इसका भी मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन भी है ना साथ में. डायरेक्शन तो है, इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कुछ डायरेक्शन है, कुछ डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी में आ गया. एंड इसी तरह आपको क्या लिख सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों. सो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, जस्ट सिंपल. ये एक तार है, एक वायर, फॉर सपोज एक वायर. अब आप इधर कुछ करंट दोगे, 5 एम्पीयर तक करंट दोगे. एक करंट इधर ही रहेगा या कुछ मूव करेगा. अरे भाई ये करंट का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके एक मैग्नीट्यूड है, तब ये करंट इधर ही स्टे होगा या मूव करेगा. ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सो हमें क्या मिल गया, हमें डायरेक्शन मिल गया. एंड हमें पहले ही पता है कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, तब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन हुआ, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया. एंड इसी तरह हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. मैग्नेटिक फील्ड, सर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह वेक्टर क्वांटिटी हो गया सर, जस्ट सिंपल. मैग्नेटिक फील्ड यानी दो मैग्नेट लीजिए, उसको एक के साथ एक अट्रैक्ट, एक के पास एक रखिए, क्या होगा, वो अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन होगा. और एल्स एक मेटल को, एक आयरन या फिर कोई मेटल के सामने जाके आप मैग्नेट रखिए, क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा, 100% अट्रैक्ट होगा. ओ सपोज ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट एंड इधर एक नॉर्मल आयरन. ओके, व्हेन you put this magnet near to iron, what it will do, it will just attract in which direction, this direction or else this direction. But what we want to see is there is a magnitude of this. Magnitude means न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसका कुछ वजन होगा या फिर वेट होगा, मैग्नीट्यूड होगा. एंड डायरेक्शन में हमें मिल गया, सो मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है. इस तरह कुछ एग्जांपल हो गए वेक्टर क्वांटिटी के. एंड नाउ जो बात करते हैं मेन थिंग, क्या मेन थिंग, ये जो क्वांटिटीज हैं या फिर कोई भी वेक्टर है, क्या वो ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल लॉ क्या है, जस्ट सिंपल ट्रायंगल लॉ समझो. ट्रायंगल लॉ समझने के लिए, मतलब ये आपको सिलेबस में नहीं पूछा, आपको एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझना चाहिए ट्रायंगल यानी क्या होता है. जस्ट सिंपल लाइक there is a physical quantity. For suppose there is a car. Okay, this is a car and this is a point. For suppose this is a point A. Okay, this car, this is physical quantity car A moved from A point to point B. Okay, from A point to what it moved to A point to point B. Okay na, same physical quantity, no change, same physical quantity, just moved from this point to this point. Now triangle इसमें satisfy करेगा, क्या नहीं करेगा, आपको पता करना चाहिए. सर यहाँ पर तो सिर्फ एक लाइन है, इसमें ट्रायंगल कहाँ गया, हम कैसे पता करें. जस्ट सिंपल, इस तरह के केसेस पर आपको आपका व्यू कहां से कर रहे हैं, वहां से एक ऑरिजिन डालना है. जस्ट लाइक आप इस पॉइंट से व्यू कर रहे हैं, समझो इस पॉइंट पर व्यू कर रहे हैं. ओके, तो यहां पर ये ऑरिजिन हो गया. एंड ये ऑरिजिन से आप क्या करेंगे, पहले आपका जो ओरिजिनल पोजीशन होगा उसे देखेंगे. उसके बाद ये जो कार इधर तरफ मूव होगा, क्वांटिटी बी तरफ जाएगा, उसे भी आप देखेंगे. ओके, देख लिया. सो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा. फॉर सपोज आपने पहले देखा कि इसका डिस्टेंस जो है ये एक 2 मीटर हो गया, समझो 2 मीटर हो गया डिस्टेंस, या फिर 2 वेलोसिटी, या फिर 2 हो गया डिस्टेंस. ओके, एंड इधर का जो है, इधर क्या होगा, 3 होगा, समझो. ओके, नाउ व्हेन यू कैलकुलेट दिस टू दिस, ट्रायंगल क्या बोलता है, हमने ट्रायंगल जैसे कितना बोलता है, ट्रायंगल क्या बोलता है, AB. Okay, AB square is equal to AO square plus
बी ओ स्क्वायर, सिंपल। यहाँ का जो स्क्वायर होगा वो इसके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं हम ट्रायंगल सेटिस्फाई करेगा। जस्ट सिंपल है, क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर प्लस बी ओ की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम देखें तो क्या होगा हमें आंसर 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, सो टोटल आंसर विल बी लाइक 15 ना 30, सो ये बी इज इक्वल टू रूट 13। और फिर क्या लिखते हैं, ये भी होगा ये भी होगा। सो इस तरह की कंडीशन को, इधर का जो वैल्यू आएगा वो 2 के प्लस के बराबर आना चाहिए, इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस तरह सेटिस्फाई करेगा तभी वो वेक्टर होगा। सो वेरी इजीली यू कैन नाउ लर्न triangle law also. Now there is some conditions to do this. What are that conditions? Let us see that vectors में कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए हैं। वो चीजें क्या क्या हैं वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वेक्टर है, क्योंकि हम वेक्टर कर रहे हैं, सर स्केलर तो इतना नहीं पढ़ा जितना वेक्टर पढ़ रहे हैं। क्योंकि लेसन पूरा वेक्टर में, क्योंकि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन वेक्टर में आता है। सो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने कहा एक जो कार होगी वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगी। अगर ये जो कार है ये अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई, सर समझो चले गई ये कार, इधर से इधर तरफ तक चले गई, तब हम इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? सिंपल, लाइक A2 ये भी है, कहां से जा रही है, A2 भी जा रही है, जस्ट सिंपल। एंड इसी तरह अगर ये कार जो है B से C तक चली गई, तब क्या लिखेंगे, इसका क्या होगा, B से C तक चली गई। एंड इफ C से B तक, लाइक C से B तक रिटर्न गई, तब हम क्या लिखेंगे, जस्ट सिंपल C से B जा रही है। एंड इस तरह अगर दो पॉइंट दिए तो लिखेंगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी में तो 2 पॉइंट्स नहीं आता है। फिजिकल क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी, जैसे वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन, फोर्स, इस तरह फिजिकल क्वांटिटी आएगी, उसमें हम वेक्टर को किस तरह डिनोट करेंगे? जस्ट सिंपल, अगर फोर्स का वेक्टर फॉर्म में डिराइव करना हो तो आप फिजिकल क्वांटिटी डालिए, उसके ऊपर एक एरो डाल दीजिए। सिमिलरली फॉर एक्सेलरेशन एंड इस तरह भी हर एक किसका भी वेलोसिटी हो गया, फॉर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस तरह हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम इस वे में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना। ये भी हो गया। अब हम सीखेंगे वेक्टर को हम किस तरह लिखेंगे। सर ये तो लिख दिया वेक्टर, लेकिन ये क्या है? जस्ट सिंपल, ये क्या है पता है? ये हेड कहेंगे इसे। हेड ये क्या करता है, पॉइंट करता है किस डायरेक्शन में है, शोस विच डायरेक्शन। एंड ये जो है इसे कहेंगे टेल ऑफ वेक्टर। इसे कहेंगे क्या, टेल ऑफ वेक्टर। इस तरह एक वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफाइन करेंगे। ये भी होगा। नाउ लेट अस थिंक। सर इतना तो हो गया, अब एक छोटी सी टॉपिक है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में अगर किसी एक वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन है, समझो एक वेक्टर का डायरेक्शन है एंड वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, बट वो वेक्टर ट्रायंगल लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तब वो क्या होगा, वो वेक्टर नहीं होगा। एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट a vector. It has magnitude, it has direction, but it has not satisfied triangle law. How? I will see. Just simple. Electric current, ये जो समझो एक वायर है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर मैं इस पोजीशन पर, इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूं, जैसे एक
10 एम्पियर करंट दे रहा हूं एंड अपोजिट टू उस डायरेक्शन में एक 5 एम्पियर करंट दे रहा हूं. ओके, 5 एम्पियर करंट दे रहा हूं. सो वेक्टर लॉ में क्या कहता है, वेक्टर एडिशन होगा. वेक्टर एडिशन होगा अगर सेम डायरेक्शन में हो तो, वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में हो तो. सो अगर इस डायरेक्शन में हो तो हमें वेक्टर के हिसाब से क्या आना चाहिए, इस पॉइंट पर जब आएगा ये इस पॉइंट पर आएगा एंड ये इस पॉइंट पर आएगा, तब हमें अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ क्या आना चाहिए, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये दो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है. लेकिन यहां पर क्या आएगा, हमें यहां पर जो आएगा वो 15 एम्पियर आएगा. ये अगेंस्ट वेक्टर रूल है. सो ये क्या होगा, ट्रायंगल को सेटिस्फाई नहीं करेगा. अगर ये ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता होगा तब वो क्या होगा, इधर पर क्या आएगा, वेक्टर लॉ जस्ट सिंपल 5 आएगा. बट इधर 5 नहीं आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है. सर कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हुआ है, मैं समझ नहीं आया सर, समझ नहीं. अबे बताइए. अबे यार जस्ट सिंपल देखो, वेक्टर लॉ में क्या होता है ना, अगर दो भी सेम डायरेक्शन में हो तो, जैसे कि अगर सेम डायरेक्शन है तो यहां पर जो आएगा आंसर वो हमें 8 आएगा. लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें क्या आना चाहिए, इतना आंसर आना चाहिए. बट इस केस में क्या होगा, जब ये दो भी एक पॉइंट पर मिलेंगे तब ये सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे, ये दोनों ऐड होकर एक नया करंट देंगे. कितना, इतना करंट देंगे. ये तो वेक्टर के बराबर नहीं आ रहा है, ये ट्रायंगल को नहीं फॉलो करेगा ना. सो वो हो गया, ट्रायंगल नहीं फॉलो करा है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है. ओके, ये भी हो गया. वेरी इजी. नाउ देयर इज अनदर स्मॉल टॉपिक. हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में ढेर सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. सो क्या है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स. वाओ, व्हाट टॉपिक. मेरा नाम तौफिक, मैं कर रहा हूं टॉपिक. सो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, ये क्या है, जस्ट इमेजिन 2 पॉइंट्स. सो इमेजिन अ ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम P to P डैश. किस तरह, जस्ट सिंपल, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल रख लो, एक ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन को से इस पोजीशन तक गई. हो गया जस्ट सिंपल. ये ऑब्जेक्ट यहां थी, यहां पर गई है, इतना करा. ओके, नाउ टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, to calculate the position and displacement of this object, to calculate the position and displacement of this object imagine a point O at origin. Now what is saying, to find the position and displacement of this object, imagine a point in origin. What, just simple, imagine a point in the origin. Now draw OP. sorry, first of all ये क्या है, AP dash, simple. OP with respect to T as R, and OP dash with respect to T dash as R dash. Just simple. Now just draw a line OP with respect to T with R, and similarly a point line with respect to P dash with R dash and here T dash. हो गया, ये भी हो गया. नाउ इतना तो हमें मामूली बेसिक सा आ गया. फिर भी हम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल यार.
देखिए इतना तो ये होगा, इतना ये हमें कहता है, हम एक डिस्क्रिप्शन से इतना हमें बना लिया, ग्राफ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है जानेंगे। वेरी सिंपल, इधर है इधर है, ये पोजीशन होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्टार्टिंग में था ये एंडिंग पर हुआ, तो ये क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट व्हाट P to P dash is the displacement, and the position or a object is traveling from P to P dash, traveling from P to P dash, vector representation, vector representation, very simple arrow। इधर एक पॉइंट था, ये पॉइंट को हमने इस पॉइंट तक मूव किया एंड दोनों पॉइंट को ओरिजिन वो से ऑब्जर्व किया। एंड अब हमें पता लगा कि ये पोजीशन P का है, ये पोजीशन P डैश का है। एंड डिस्प्लेसमेंट तो आपको फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल फाइनल पोजीशन का जो डिस्प्लेसमेंट है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर। एंड वेक्टर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये पोजीशन को से ये पोजीशन को ट्रैवल कर रही है एंड ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए उसे कहेंगे हम वेक्टर। ओके, ये होगा ये सर, ये तो होगा इसका अगर 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 मगर अगर मगर सो 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 इफ ये हो गया दो पॉइंट का सर। अगर आपके पास एक ही पॉइंट है P, एक ही पॉइंट है, क्या होगा, एक ही पॉइंट है आपके पास P पॉइंट, एंड वो P क्वांटिटी क्या करेगी, P ये जो P ऑब्जेक्ट है सीधा Q तक नहीं जाएगा, उसे Q तक जाना है लेकिन Q तक नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में गया एंड पाथ इस डायरेक्शन में गया, और एल्स इस डायरेक्शन में गया, और इस डायरेक्शन में गया, बट एक पॉइंट इस डायरेक्शन में भी गया। ओके, ये क्या हुआ, P A B C D E F G H I J K L M N। ओके, सो हो गया, वो हो गया सर। अब इसमें आप किस तरह कहेंगे वेक्टर क्या है, क्या, वेरी सिंपल है यार। हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इस प्लेस में डिस्प्लेसमेंट ये होगा। एंड एक बात याद रखिए, इसमें जो पाथ है, जो पाथ क्या है, पाथ P A B C D E F G H, ये जो पाथ है, या फिर P I J K L M N ये पाथ है, या फिर ये जो कर्व्ड पाथ है, या फिर ये जो कर्व्ड पाथ है, ये दोनों पाथ बोथ आर ग्रेटर इन पाथ लेंथ विथ PQ। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो ये पॉइंट P से Q तक हमें जाना है, हमें इतना ही जाना है, ये पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाना है, लेकिन ये एक वे ले लिया हमने देखने के लिए, एंड ये एक वे ले लिया देखने के लिए, ये दूसरा वे, ये तीसरा वे, बट इतने वे लेने के बाद भी हमें एक ही चीज पता चली कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर होगा। एंड इस तरह के केसेस में इससे हमें क्या पता चलता है, मतलब जस्ट सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is may be equal to path length or less than path length। क्या है बच्चों, जस्ट सिंपल
इसका जो ये डायरेक्शन है ना, इसका मैग्नीट्यूड है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, या फिर ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये पाथ के इक्वल होगा, या फिर वो पाथ से कम होगा, लेकिन वो पाथ से ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस से ज्यादा होगा का? कोई भी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। सो ये कहता है हमें ये चीज सिंपल से, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मे बी इक्वल टू द पाथ लेंथ और लेस देन द पाथ लेंथ। हो गया। सो ये भी होगा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो चलिए इस क्लास को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आपने इस यहां पर तक देखा हो तो आपका धन्यवाद एंड वेरी थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सैल्यूट।